गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कल जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जाना था। आज जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करने का एक ही आधार नहीं होता, ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण करने के कई आधार हैं। तो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं। जो निम्न है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं जो निम्न प्रकार से हम नीचे लिख रहे हैं। तो पहला जो इसमें हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आउटपुट वोल्टता के आधार पर, on the basis of आउटपुट वोल्टेज। तो पहला जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हम लोग करते हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। दूसरा जो हम लोग इसमें वर्गीकरण करते हैं वो है क्रोड के आधार पर। क्रोड की संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। तीसरा जो आपका होता है वो होता है फेज के आधार पर। फेज के आधार पर, फेज के आधार पर कहें या फेज की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेज।
इसके बाद आपका होता है शीतलन प्रणाली के आधार पर, शीतलन प्रणाली के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। इसके बाद पांचवा आपका होता है आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पर। यहां पे आप याद रखेंगे आउटपुट वोल्टता के आधार पर, और ये पांचवा पॉइंट जो हम लिख रहे हैं ये है आउटपुट क्षमता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी। छठा व्यापारिक आधार पर, ऑन कॉमर्शियल और इसके बाद आपका होता है स्थापना स्थल, स्थापना स्थल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन करते समय हमको इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का जो हम लोग पहला वर्गीकरण करते हैं वो है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। दूसरा आपका है क्रोड की संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। तीसरा फेज की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेज। शीतलन प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। पांचवा आउटपुट क्षमता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी। छठा है आपका व्यापारिक आधार पर, ऑन द कॉमर्शियल बेसिस। और सातवां आपका है स्थापना स्थल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो इसमें जो है सबसे पहला हम लोग आउटपुट वोल्टेज के आधार पर इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार से करते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। इसमें पहला आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा आपका होता है स्टेप डाउन।
तो आउटपुट वोल्टेज ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण दो तरह से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप को ही हम लोग बोलते हैं उच्चायक ट्रांसफार्मर। उपचायक ट्रांसफार्मर, और इसको हम लोग बोलते हैं अपचायक। अपचायक ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टेप अप की बात करते हैं। तो देखिए, वैसा ट्रांसफार्मर जो कि निम्न वोल्टेज को यानी कि लो, वैसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता हो, तो वैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर या उपचायक ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर से प्राप्त हुए, केंद्रों पर अल्टरनेटर से प्राप्त वोल्टेज को बढ़ाकर प्रेषण हेतु, मतलब वोल्टेज को बढ़ाकर प्रेषण हेतु, यानी कि एक स्थान से करते हैं। यानी कि वैसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वैसे ट्रांसफार्मर को हम उच्चायक ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों में अल्टरनेटर से उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को बढ़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर तीन फेज वाले, ये ट्रांसफार्मर तीन फेज वाले होते हैं। ये ट्रांसफार्मर तीन फेज वाले होते हैं और इनका कनेक्शन इनका कनेक्शन डेल्टा टू डेल्टा, से डेल्टा प्रकार का होता है। एक बार पुनः देख लीजिए, वैसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वो
ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर से प्राप्त होने वाले वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। ये ट्रांसफार्मर 3 फेज वाले होते हैं और इनका कनेक्शन जो है वो डेल्टा टू डेल्टा टाइप का होता है। इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए, वैसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वैसा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या हिंदी में कहें तो अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकेंद्रों में पर आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो वैसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करेगा, वैसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन। इसका उपयोग विद्युत उपकेंद्रों में आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए किया जाता है। मतलब जहां पे हमको निम्न वोल्टेज की आवश्यकता है, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगा करके अधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग निम्न वोल्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये डेल्टा से डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार प्रकार का होता है। डेल्टा में क्या होगा कि ये जो है 3 फेज वाले होंगे और स्टार में 3 फेज और 1 पॉइंट आपका न्यूट्रल का निकलेगा, जिसको N बोलेंगे। ये हो गया आपका R Y B और यहाँ पर R Y B, इस प्रकार से। इसके बाद जो है दूसरा जो टाइप है वो है आपका कोर के आधार पे।
क्रोड की संरचना के आधार पर, तो ये आपका दूसरा टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन। तो कोर की संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला इसमें हो जाता है आपका कोर क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। दूसरा आपका हो जाता है सेल। और तीसरा आपका हो जाता है बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। बैरी टाइप SHEL सेल टाइप कोर टाइप तो सबसे पहले क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो देखिए, कल जब हम लोग ट्रांसफार्मर की संरचना को देख रहे थे तो संरचना में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफार्मर का जो है हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलती है और पुनः फिर उसी के ऊपर जब हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं तो उसमें स्वतः ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो कोर है, ये कोर क्या करता है, तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय मार्ग को पूरा करता है। क्या करता है? ये चुंबकीय मार्ग को पूरा कराता है और चुंबकीय मार्ग को सघन रखने के लिए लोहे की क्रोड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये क्रोड की आकृति EIULJ और C प्रकार का होता है। अब देखिए, अगर यदि कोर जो है ठोस होगा, कोर अगर यदि ठोस है तो उसमें
एडी करंट लॉस, एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इस लॉस को कम करने के लिए, इस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग इसमें सिलिकॉन मिलाकर, यानी कि लोहे में सिलिकॉन को मिलाकर उसका स्ट्रिप बनाते हैं, पत्ती बनाते हैं, और उस पत्ती को जोड़ करके, मतलब उसके बोबिन में डाल के उसको फुल्ली जो है उसको कंप्लीटली पैक्ड कर देते हैं, और उसके चारों कॉर्नर पे और उसको टाइट रूप से नट बोल्ट से उसको कस देते हैं, जिस कारण हमको क्या होता है कि वहां पे एडी करंट लॉस कम होता है। इसकी जो मोटाई होती है ये 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। इसी को हम लोग, चूंकि वो लोहा है और उसमें हम लोग सिलिकॉन मिला दिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। तो ये आपका जो है, ये कोर की संरचना के जो होते हैं, ये कौन कौन से आकृति के कोर पाए जाते हैं वो हम यहाँ पे लिख दिया आपका EIULJC। और ये क्या करते हैं, तो हम लोग कोर जो बनाते हैं, ये जो पत्तियां होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन मिक्स करते हैं 3 से 4%, और इनकी जो मोटाई होती है 0 से 35 mm से 0.5 mm तक होती है। अब इसमें जो है पहला आपका आता है जो है कोर, मतलब क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल प्रकार की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। एल प्रकार की पत्तियां लगाई जाती है। मतलब ये एक एल इधर से और एक एल इधर से, ये इस तरह से। इसी को हम लोग दोहरी संरचना में कर देते हैं। और इसी के ऊपर जो है हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं। ये आपका हो गया, नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम है तो LT, और ये HT टर्मिनल। तो इसमें आप देखेंगे, ये यहां पे हमने आपको दिखाने के लिए बनाया है कि ये 2 L प्रकार की पत्तियों से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये क्या होता है, एक दूसरे के अंदर ये ओवरलैप कर जाता है। ये पूरी तरह ओवरलैप कर जाता है।
तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है चुंबकीय मार्गों की संख्या, ये हम दिखा दे रहे हैं आपको, तो देखिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर एल आकृति की स्टैंपिंग की बनाई जाती है। तो देखिए एक एल ये है और एक एल ये है। एल प्रकार की स्टैंपिंग के दो सेट से प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार करके बनाई जाती है। इस क्रोड की दोनों भुजाओं पर, यानी कि एक भुजा पर एच टी और दूसरे भुजा पर हम लोग एल टी वेल्डिंग करते हैं। इसमें इस तरह के कोर में चुंबकीय मार्गों की संख्या, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, तो इसमें चुंबकीय मार्गों की संख्या मतलब एकल चुंबकीय मार्ग होता है। तो देखिए इसके लिए ये एक चुंबकीय मार्ग, इसके लिए एक चुंबकीय मार्ग। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसमें एक ही चुंबकीय मार्ग होती है और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रयोग करने के लिए किए जाते हैं। ये क्या है, उच्च वोल्टेज पर निम्न वोल्टेज, उच्च वोल्टेज पर निम्न वोल्टेज आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। तो देखिए पुनः एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर दो एल प्रकार की पत्तियों से मिलकर बनी होती है। और दो एल प्रकार की पत्ती जब बनेगा, दो एल प्रकार की पत्ती जब बनेगा तो ये कैसी आकृति बन जाएगी, आयताकार। तो इसके जब ये आयताकार बन गया तो ये देखिए एक साइड एच टी वेल्डिंग, दूसरे साइड एल टी वेल्डिंग। अब कोर देखिए, कोर जो है ये बहुत सारे कोर को मिलकर के इसको चारों कॉर्नर पर हम लोग क्या करते हैं, नट से इसको कस देते हैं, स्टैंपिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें चुंबकीय मार्गों की संख्या सिर्फ एक होती है और ये कहां प्रयोग होता है, तो उच्च वोल्टेज पर निम्न वोल्टेज आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो आपका प्रकार आता है वो आपका होता है सेल टाइप प्रकार का।
तो देखिए ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये संरचना सेल प्रकार की टाइप के ट्रांसफार्मर की होती है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये दो पत्तियों से मिलकर बना होता है और इसमें जो हम लोग पत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो होता है ई पत्ती और आई पत्ती। तो ई क्या होता है, ई को हम एक बार क्या करते हैं कि एक ऊपर से एक नीचे से दूसरा एक ऊपर से, मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग पलट करके इसको पैक करते हैं और इसमें जो वेंडिंग होती है वो बीच वाले पॉइंट पे होती है, मिडिल पॉइंट पे होती है। और जब हम लोग इस तरह के ई आई पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें चुंबकीय मार्गों की संख्या 2 हो जाती है। तो आपसे अगर यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्गों की संख्या, तो आप इसमें बताएंगे चुंबकीय मार्गों की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी पत्ती से मिलकर बना होता है, तो ये ई और आई पत्ती की मिलकर बना होता है। वाइंडिंग इसमें कहां पर की जाती है, तो इस सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग पत्ती की मध्य भुजाओं पर की जाती है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सेल टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो होगा ओनली फॉर सिंगल फेज में हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें कैटेगरी है वो है आपका बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। इसके बाद जो आपका आता है वो है बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। बैरी प्रकार के ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने यहां पे फिगर बनाया है, ये देखिए। इसमें क्या होता है कि यह जो है एक विशेष प्रकार की कोर का बना होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर, विशेष प्रकार का कोर। तो ये एक जो है बैरी प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है ये एक विशेष प्रकार की क्रोड का प्रयोग किया जाता है जिसको कि हम लोग बैरी आकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरी आकार बोलते हैं। इनमें कई आयताकार फ्रेम होते हैं, देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 यानी कि बहुत सारे आयताकार फ्रेम होते हैं और इनका जो नीचे बेस वाला भाग है ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह से आप गिनती करेंगे तो ये क्या जो है बहुत यानी कि कई आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेम जो है सभी फ्रेम एक भुजा के करोड़ के मध्य भाग से गुजरे। तो देखिए 1 2 3 4 ये सभी क्या कर रहे हैं? एक मध्य भाग से गुजर रहे हैं और इसी मध्य भाग पर इसी बीच भाग पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेंडिंग दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वेंडिंग हमने दिखाया है, सिलेंड्रिकल वेंडिंग, और इस वेंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इसके मध्य में ही की जाती है। तो इस तरह के आकृति का बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। और इस तरह की आकृति बनाने के कारण ये क्या होता है, शीतलन में भी आसानी होती है। मतलब इसको अलग से कोई कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, शीतलन में भी ये अच्छा है। और यही कारण है
कि इसकी इफिशियंसी सेल टाइप और सेल टाइप और कोर टाइप की तुलना में ये जो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अधिक होती है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग अधिक शक्तिशाली क्षमता वाले होते हैं। तो आज के क्लास में जो है अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। कल के क्लास में जो है हम लोग इससे आगे ये हमने आज पढ़ा कोर के आधार पर और वोल्टेज के आधार पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेज के आधार पर, शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार को। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।